नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों आज हम चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 1.8 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग एसेट एलोकेशन। तो दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है एसेट एलोकेशन। आपको जैसे पता ही है कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं और उन्हें हम एसेट्स बोलते हैं। एंड हर एक एसेट की अपनी ही एक इन्वेस्टमेंट है, अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। लाइक हम एफडी को भी अवॉइड नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट को भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज दोस्तों स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। The basic meaning of asset allocation is to allocate an investor's money across assets categories in order to achieve some objective. In reality, most investors' portfolio would have the money allocated across various asset categories. However, in many such cases, the same may be done without any process or rationale behind it. तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे भी बोला गया है कि एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टर के मनी को डाइवर्सिफाइड करने के लिए या अलग अलग एसेट्स में डालने की कैटेगरीज इन ऑर्डर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। तो किसी टारगेट को, गोल को अचीव करने के लिए रहता है। इन रियलिटी मोस्ट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो वुड हैव द मनी एलोकेटेड अक्रॉस वेरियस एसेट कैटेगरीज। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का जो पैसा है अलग अलग एसेट्स में डिवाइड हुआ होता है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो, बैंक एफडीज हो, या इंश्योरेंस हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक। बट जो भी ये एलोकेशन रहती है ये किसी सिस्टमेटिकल वे में नहीं रहती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एसेट एलोकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मनी अक्रॉस वेरियस एसेट कैटेगरीज इन लाइन विद दिस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। द अंडरलाइन्ड वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, इट इज अ प्रोसेस विच always involves several steps and those steps should not be ignored or skipped. Second, the whole idea behind asset allocation is to achieve some objective. Whichever approach one selects, one must go through the steps of the process in order to achieve the objective. तो दोस्तों एसेट एलोकेशन का जो पहला प्रोसेस रहता है always involves several steps and those steps should not be ignored or skipped. तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जिन्हें हम स्किप नहीं कर सकते। तो क्या स्टेप्स वो रहते हैं वो यहाँ पे दिए नहीं गए, बट हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखनी पड़ती है या रिस्क एपेटाइट देखना पड़ता है एक इन्वेस्टर का, जिसके अकॉर्डिंगली हम उसके अकॉर्डिंगली एसेट को एलोकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप रहेगा। एंड देयर आफ्टर रह गया कि इन्वेस्टर का टाइम हॉरिजॉन क्या है, कितने टाइम के लिए वो पैसा चाहता है, कितने टाइम के बाद उसको पैसे की रिक्वायरमेंट, किस अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, या उसकी रिटायरमेंट। तो काफ़ी सारे इसमें स्टेप्स रहते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, देख के एक एसेट एलोकेशन क्रिएट करते हैं, जिन स्टेप्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। एंड सेकेंड, द होल आइडिया बिहाइंड एसेट एलोकेशन इज़ टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। तो जिस तरह से मैंने टाइम हॉरिजॉन की बात करी, उसकी नीड की बात करी, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं। तो नीचे आ जाते हैं। देयर आर पॉपुलर अप्रोचेस टू एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पे जो मेजर एसेट एलोकेशन अप्रोचेस हैं वो ये रहेंगी। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। Strategic asset allocation is allocation allied to the financial goals of the individual. It considers the return required from the portfolio to achieve the goal given the time horizon available for the corpus to be created and the risk profile of the individual. तो strategic asset allocation जो है फाइनेंशियल गोल्स को लेके रहता है एक इंडिविजुअल के लिए, जिन्हें रिटर्न्स के लिए कंसीडर किया जाता है। किसी गोल को अचीव करने के लिए उसका पोर्टफोलियो इस तरह से डिज़ाइन हो और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो चीज़ हो जो कॉर्पस उसे रिक्वायर्ड है वो क्रिएट हो सके, उसकी रिस्क प्रोफाइल देख के और उसका रिस्क एपेटाइट देख के। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ एन अप्रोच टू मेंटेन ए टारगेट एलोकेशन अक्रॉस वेरियस एसेट्स कैटेगरीज. Such a target asset allocation across the asset categories is decided based on the analysis of the needs and risk appetite of the investors. Such an analysis would help a mutual fund distributor to arrive the
to arrive at allocation between various asset categories. In percentage terms, this percentage target is also called the strategic asset allocation. तो ये जो पैराग्राफ हमने सेकंड वाला पढ़ा है, तो इसमें सिर्फ टारगेट बेस, रिस्क एपेटाइट और एक कस्टमर की नीड और टाइम हॉरिजॉन को लेके जो प्लानिंग करी गई है, जो एलोकेशन करी गई है, उसे स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन कहा जाता है. टैक्टिकल एसेट एलोकेशन एज अपोज टू द स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, वन may choose a dynamically change the allocation between the asset categories. The purpose of such an approach may be to take advantage of the opportunities presented by various markets at different points of time, but the primary reason for doing so is to improve the risk adjusted return of the portfolio. In other words, the attempt is to either reduce the portfolio risk without compromising the returns, or to enhance portfolio returns without increasing the risk. Tactical asset allocation is also referred as dynamic asset allocation. Tactical asset allocation is typically suitable for seasoned investor operating with large investable surplus. तो दोस्तों टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो रहेगी इसके अकॉर्डिंगली ये स्पेशली सबसे पहले किन पे एप्लीकेबल रहती है, जो मार्केट से अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना जानते हैं. लाइक अगर मार्केट फॉल करती है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करा और जैसे ही मार्केट राइज करी वहाँ पे एग्जिट कर लिया. या फिर कुछ इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक टाइम पे उनके पास सरप्लस पैसा आता है, वो कुछ टाइम के लिए उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही उनका सीज़न आता है वो उस पैसे को निकाल के अपना काम कर लेते हैं. तो ये जो एसेट एलोकेशन है ये अपॉर्चुनिटीज़ का काफ़ी अच्छा बेनिफिट लेने के लिए होता है और रिस्क को काफ़ी अच्छे से इसमें मैनेज किया जाता है ताकि एक इन्वेस्टर को कोई ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस ना हो. देर आफ्टर हम पढ़ेंगे रीबैलेंसिंग. रीबैलेंसिंग यानी इन्वेस्टर में सिलेक्ट एनी ऑफ द एसेट एलोकेशन अप्रोच. However, there may be a need to make modification in the asset allocation. Let us first start with the strategic allocation. In that case, the asset allocation is likely to change periodically since the different assets may not move together in the same direction and may not move equally even when the direction is the same. In such a case, it is quite possible that the current asset allocation may be different from the target allocation. What should one do in such a scenario? तो रीबैलेंसिंग में अगर हम पढ़ेंगे, एक इन्वेस्टर जो है एसेट एलोकेशन को अप्रोच करता है जब उसे अपने पोर्टफोलियो में कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. तो सिंपली अगर हम बात करें कि जैसे हम स्ट्रेटेजिक एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो कभी कभार उस एलोकेशन के अंदर हमें कुछ चेंजेस टाइमली करने पड़ते हैं जिन्हें हम रीबैलेंसिंग कहते हैं. या फिर कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, तो हम उस केस में रीबैलेंसिंग यूज़ करते हैं. या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं और उससे हमारा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हो रहा है, अगर मार्केट फॉल करती है तो हमारी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट डाउन में आती है और मार्केट राइज करती है तो एक साथ हमारी ऊपर जाती है. तो वहाँ पे हमारा एक रिस्क अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा, उस केस में हमें रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है. और टाइमली कि एक इन्वेस्टर की जब एज बढ़ती जाती है उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, तो वहाँ पे भी हमें रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है टाइमली. वेल, मैनी पार्टिशनर्स एडवोकेट दैट द प्रोफाइल शुड बी रीबैलेंस टू रिस्टोर द टारगेट एसेट एलोकेशन. Their argument is that the asset allocation was decided by an analysis of the need and risk appetite of the investor. We need to reduce the allocation to the risky asset if that has gone up. On the other hand, if the allocation has gone down in the asset that has the potential to generate higher return, we need to correct that as well.
तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे एक रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर का देख के वहाँ पे हमें रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। या फिर मार्केट अगर कॉन्टीन्यूटी में राइज कर रही है तो वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी अपनी एसेट्स में। हम एक रिस्की इन्वेस्टमेंट से उठा के एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में जब मूव करते हैं उससे कि या फिर अगर मार्केट फॉल करी है तो उस केस में एक सेफ इन्वेस्टमेंट से एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में टर्न करने के लिए हम रीबैलेंसिंग करते हैं अपने एसेट्स को। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, such rebalancing offers a huge benefit. It makes the investor buy low and sell high. Let us understand this through an example. तो ये जो रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी है ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम लो पे ख़रीदते हैं और हाई पे सेल करते हैं, तो जो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे कुछ नीचे एग्जांपल दी गई है, चलिए इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। Assume that the target asset allocation for an investor is 50-50 between asset categories A and B. A year later, asset category A went up by 20%, whereas asset B went down by 5%. In such a case, the allocation has obviously deviated from the target. If we started investment of rupees 1000 each, in both the cases, the value of both the cases would stand at rupees 1200 in asset A and rupees 950 in asset B. With the total portfolio value at rupees 2150, the current allocation stands at 55.81% in asset A and 44.19% in asset B. This need to be restored to 50 ratio 50. That means selling some part of investment A in asset A worth rupees 125 and buying some in asset B. तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर किसी पर्सन ने अपना दो स्कीम्स में स्कीम ए एंड स्कीम बी में 50-50 की एलोकेशन करी है और एक साल बाद वहाँ पे स्कीम ए में 20% की ग्रोथ आ रही है और स्कीम बी में 5% की डी ग्रोथ मिल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी ने हज़ार रुपये इन्वेस्ट करा हुआ है तो एसेट ए की जो वैल्यू होगी वो 1200 रुपये बन गई और एसेट बी की 950। तो अब टोटल जो पोर्टफोलियो बन रहा है वो 2150 का बन रहा है। तो इन्वेस्टर यहाँ पे रीबैलेंस करने के लिए दोनों को फिर से 50-50 की रेशो पे लाने के लिए फर्स्ट स्कीम में से 125 विड्रॉ करके अपनी दूसरी स्कीम में ऐड करेगा, जिससे कि दोबारा से रेशो 50-50 की हो जाएगी। एज वी कैन हेयर द एसेट ए विच हैज़ गोन अप इज सोल्ड एंड एसेट बी विच हैज़ गोन डाउन इज ब्रॉड। दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली विदाउट द इन्वेस्टर हैविंग टू टेक ए व्यू ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट्स। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सेल हाई एंड बाय लो। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया, जब हमने एसेट ए में से सेल करा तो हमने हाई पे सेल करा और जब एसेट बी में बाइंग करी तो हमने लो पे खरीदा। द रीबैलेंसिंग अप्रोच कैन वर्क वेरी वेल ओवर द ईयर्स व्हेन द वेरियस एसेट कैटेगरीज गो थ्रू मैनी मार्केट साइकिल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो रीबैलेंसिंग ने काफ़ी अच्छा काम करा है काफ़ी सालों से, जब मार्केट अप या डाउन जाती है। On the other hand, one may also need to do rebalancing of the asset allocation when the investor situation changes and thus the need or the risk appetite might have changed. तो इसने रीबैलेंसिंग से एसेट एलोकेशन की जो मैनेजमेंट रही है, इन्वेस्टर की जो सिचुएशन में चेंज हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ और रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। रीबैलेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक एलोकेशन एज वेल एज टैक्टिकल एलोकेशन। तो जिस तरह से हमने स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एलोकेशन के बारे में पढ़ा था, तो दोनों के केस में ये रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 1.9 डू इट योरसेल्फ वर्सेस टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है ये। तो आज के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू।